हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मेरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। इस पे हम किस चैप्टर करेंगे, तो वो होगा क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसमें आप प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, ये चैप्टर है, इसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप का पार्ट मिलेगा और उसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे, ये जानने की कोशिश की जाएगी कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले। तो चैप्टर का नाम है वनस्पति। प्राकृतिक है तो प्रकृति वाली बात आ गई, वनस्पति और जीव, वन्य जीव या वन्य प्राणी, ऐसी अगर हम बात करें, है ना, वन्य प्राणी। अब वनस्पति के अंदर पेड़ पौधे जाएंगे, प्राणी के अंदर जानवर आ जाएंगे। वनस्पति जमीन पर पैदा होगी, प्राणी इनको खाएंगे और डेवलप होंगे, और कुछ प्राणी प्राणियों को खाएंगे, डेवलप होंगे। तो ये सिस्टम हमको यहाँ पर देखना है और यही चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है। मतलब जिसमें हम क्या देखेंगे, पेड़ पौधों के बारे में थोड़ी जानेंगे, थोड़ी सा हम जानवरों के बारे में भी जानेंगे। यही चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब आप जब भी घर से बाहर निकलते होंगे, स्कूल जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, या कहीं घूमने जाते होंगे, या अपने आसपास कभी देखते होंगे, तो आपके आसपास स्पेस तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कभी आपको कहीं पर जाते होंगे तो कहीं आप झाड़ियां वाड़ियां देखते होंगे, कहीं आप घास के मैदान देखते होंगे, कई बार कुछ अच्छी जगह घूमने जाते होंगे तो जंगल देखते होंगे, जंगल में कई प्रकार के जानवर देखते होंगे। तो आप उनको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि सभी पेड़ एक प्रकार के हैं या सभी जानवर एक प्रकार के हैं? कुछ तो सोचते होंगे अलग अलग कैटेगरी। शेर और तोता एक ही हैं क्या? तोता और लोमड़ी एक ही हैं क्या? तो ये आप जब आप देखते हैं तो आप इनको अलग अलग रखते नहीं बोले सर तोता अलग है लोमड़ी अलग है, आप एक ही कह रहे हो, एक मिनट में खा के अलग कर देगी वो अगर मिल गई कहीं। तो क्या है, ये आप जैसे देखते हैं, क्योंकि आप देखते रहे हैं, आप समझते हैं। तो आप जब देखते हैं अपने आसपास तो आप समझते हैं कि चीजें एक ही नहीं है, अलग अलग है। और भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहां पर आपको वनस्पति में और प्राणियों में अलग अलग प्रकार की विविधता देखने को मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। पूरे देश के, पूरे विश्व के 12, अगर हम बात करें 12 विश्व के प्रमुख जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, उनमें से भारत क्या मतलब भारत जो है वो विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से। क्यों है? इसके पीछे कारण ये है कि यहां पर 47,000 अलग अलग जातियों या प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। पहला कारण तो ये है। और इन सब मामलों में, इन प्रजातियों के मामले में देश में हम कौन से, विश्व में हम कौन से स्थान पर हैं? 10वें पे। और एशिया में हमारा स्थान कौन सा है? 4था स्थान देखने को मिलता है। भारत में लगभग आप, है ना, लगभग आप क्या देख पाते हैं, इन 47,000 में से 15,000 तो आप फूलों की वैरायटी देख पाते हैं, जो दुनिया के फूलों का 6% आपको भारत में देखने को मिलता है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी हैं, जैसे फर्न की बात कर रहे हैं, एल्गी की बात कर लें, कवक की बात कर लें, फूल नहीं होते। भारत में लगभग 90,000 जातियों के आप जानवर देखेंगे। अब जानवरों की बात करें तो लगभग आपको दुगने देखने को मिलेगा। इसमें कई प्रकार की मछलियां, समुद्री जीव, ताजे खारे पानी के जानवर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया, उसमें मानवीय हस्तक्षेप आप नहीं देखेंगे ना। क्या होगा उसमें? मनुष्य की सहायता के बिना। क्या होगा? मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाना, उसको क्या कहलाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। लंबे समय तक, और उन वनस्पतियों पर लंबे समय तक मनुष्य का प्रभाव ना पड़े, इस प्रकार की अगर वनस्पति कोई है तो उसको क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति। या तो मानवीय हस्तक्षेप नहीं है और लंबे समय तक उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है मानव का, तो वो अक्षत वनस्पति कहलाती है। विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल, बागवान वनस्पति का भाग हैं, है ना। अलग अलग ये सब फसलें क्या है? वनस्पति का भाग है, लेकिन इनको हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहते हैं। अब एक देशज और एक विदेशज का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। देश के भीतर जो होगा वो देशज है, और देश के बाहर से जो आया होगा उसको आप विदेशज कहेंगे। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इसी तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है, जानवरों के विषय में बताता है। 2 टॉपिक हमारे इसमें खास तौर से होंगे, वनस्पति के प्रकार और वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले वनस्पति के प्रकार पर बात करते हैं। टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या होगा, इस पर हम बात करते हैं। तो आपको टाइप ऑफ वेजिटेशन, अब ये वनस्पतियां जो हैं, वेजिटेशन जो है वो कैसे निर्धारित होता है, आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कैसा वेजिटेशन आपका होगा? वनस्पति का निर्धारण जो है वो होता है, वनस्पति का निर्धारण जो है वो कैसे होता है?
वनस्पति पानी से निर्धारित होती है। किससे निर्धारित होती है? पानी से निर्धारित होती है। जल की उपलब्धता रहेगी तो पौधों को पत्ते नहीं गिराने पड़ेंगे। जब पौधों को पत्ते नहीं, अब कैसे होगा? अगर इसकी जल की उपलब्धता क्या कर ले, अधिक है, मध्यम है, कम है और बहुत कम है। अगर हम इस तरीके से बांट लें, जब पानी पर्याप्त है तो पौधों को पर्याप्त पानी मिलेगा तो उन्हें पत्ते गिराने, हाँ पत्ते गिरेंगे जो खराब हो जाएंगे, वो उनको पत्ते गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कारण से क्या हो जाएगा? पत्ते गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कारण से क्या हो जाएगा? इनको कहेंगे हम क्या? सदाबहार वन। मध्यम क्या कहलाएंगे? तो मध्यम की अगर हम बात करें, इनको बीच बीच में कुछ पत्ते गिरवाने पड़ते हैं तो मिलेंगे पर्णपाती वन। ये कुछ शुष्क क्षेत्रों के वन आप देखेंगे। अभी हम बात कर लें क्या है, यहां पर आप झाड़ियों पर बात कर लेंगे, झाड़ियां हो गई। और इसके अलावा पर्वतीय वन और ज्वारीय वन की बात हो जाती है। पर्वतीय वन और सुंदरी या मैंग्रोव जिन्हें आप कहते हैं, उनके बारे में बात हो जाती है। तो आप देखेंगे इनको हमने अलग अलग 5 तरीकों में बांटा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो पत्ते गिराते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियां, मतलब यहाँ पर कांटे वाले पेड़ आपको मिल जाएंगे, झाड़ियां देखने को मिलेंगे। इनके बाद पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है? तो ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। कहाँ होते हैं? पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो इनके लिए कम से कम वर्षा कितनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए है। अगर इससे ज्यादा वर्षा हो रही है तो फिर ये वन होंगे। अब जब लगातार पानी मिलता रहेगा तो इनमें पोषक तत्व ठीक रहेंगे, तो इनकी लंबाई भी क्या हो जाएगी? वृक्ष बहुत लंबे हो जाएंगे। तो यहाँ पर लंबाई 60 मीटर से ऊपर आप देख पाएंगे। यहां पर ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म रहते हैं, आर्द्र रहते हैं, अतः यहां पर हर प्रकार की वनस्पति, झाड़ियां, लताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये जो सदाबहार वन है उनका उदाहरण सामने यहां पर दिखाया गया है। ये वनों के प्रकार आप यहां पर देख पाए तो सदाबहार वन जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, जैसे पश्चिमी घाट की हम बात करें, और अगर आप देखें यहां पर तो पूर्वी भारत की अगर आप बात करते हैं, थोड़ा सा बंगाल में, थोड़ा सा पूर्वी घाट में, और अंडमान निकोबार में भी आपको ये सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। तो ये सदाबहार वन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनके बाद दूसरे वनों का क्या क्या टाइप हो सकता है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या क्या कहलाएंगे, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिलते हैं ना, कई अलग अलग स्तर आप देख सकते हैं। जैसे वृक्षों में पतझड़ का भी आप कोई प्रकार का उदाहरण नहीं देखेंगे, लेकिन पत्ते जो खराब हो जाएंगे उनको तो बदलना पड़ेगा पेड़ को, तो उनको गिरा देगा धीरे से, उसकी जगह और नए पेड़ आ जाएंगे। तो ये तो प्रक्रिया है, चलती रहती है, ये तो प्रोसेस है, चलती रहती है। जो खराब होगा उसकी जगह नए, लेकिन एक पैटर्न पर पतझड़ नहीं होगा कि भाई समय आ गया है सब पत्तों ने पेड़ गिरा दिए, ऐसा नहीं होगा। ये वन क्या है? साल भर, है ना, साल भर क्या होंगे? आपको हरे भरे देखने को मिलेंगे। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के भी कई सारे पेड़ होंगे। आबनूस होगा, महोगनी होगा, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, ये सब क्या होंगे? आपके साल भर जो वृक्ष हैं, जो साल भर जो मतलब व्यापारिक महत्व के जो वृक्ष हैं, साल भर तो हरे रहते ही हैं, लेकिन इनकी लकड़ी बहुत काम की होती है, फर्नीचर वगैरह या इंडस्ट्री में काम में आती है, फर्नीचर इंडस्ट्री में काम में आती है या दूसरी इंडस्ट्री में काम में आती है, तो इनका महत्व बढ़ जाता है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर जो है, चूंकि जंगल बड़ा है, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो बड़े बड़े जानवर होंगे। हाथी मिल गया, बंदूर मिल गया, जिसको आप बंदर कहते हैं, बंदर मिल गया, लेमूर मिल गया, हिरण मिल गया, इस प्रकार के जानवर आपको मिलेंगे। एक सिंग वाला गैंडा भी मिलेगा, लेकिन वो असम में और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में आप इसको देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़, रेंगने वाले जानवर, वो तो मिलते ही हैं, हर प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अब ये इस प्रकार के वन हैं जो एक समय आएगा साल में जब वो सभी वन एक साथ पत्ते गिराना स्टार्ट कर देंगे, 10-15 दिन में सारे पत्ते गिर जाएंगे। फिर वो 2-3 महीने तक या 1.5-2 महीने तक पत्ते गिरे रहेंगे, जैसे बरसात आएगी तो सभी एकदम से हरे भरे हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार के वनों को क्या कहेंगे? पर्णपाती वन। पत्ते गिराने के पीछे लॉजिक क्या है? जल की उपलब्धता की कमी, पानी कम हो जाता है, इस कारण से वो क्या करते हैं? अपने पत्ते गिरा देते हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं इस प्रकार के वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। 70 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो रही है, वहां पर ये वन क्या हो जाएंगे? पनप जाएंगे। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह तक क्या करते हैं? पत्ते गिरा देते हैं। उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र भी कहते हैं और शुष्क पर्णपाती वन भी, इन 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं जल की उपलब्धता के आधार पर।
100 से 200 सेंटीमीटर तक जहां वर्षा हो रही है वो क्या हो जाएंगे, आर्द्र या नम हो जाएंगे। और जहां इससे कम हो रही है वो क्या हो जाएंगे, उनको आप क्या कह देंगे, आर्द्र कह उनको क्या कह देंगे, शुष्क कह देंगे। जैसे आप देखें 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है तो उनको क्या कह देते हैं, शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। इन प्रकार के वनों में आपको क्या मिलेगा, तो इस प्रकार के वनों में आप देख पाएंगे बांस, साल, शीशम, चंदन, रखेर या खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत और दूसरे व्यापारिक वृक्षों को आप देख पाएंगे। भारत के पूर्वी भागों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, हिमालय के निकट, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी घाटों में, इन सब जगहों पर ये वन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जो शुष्क वन है वो कहां पर देखने को मिलेंगे, तो शुष्क वन जो है वो आप देख पाएंगे प्रायद्वीपीय पठार पर, उत्तर प्रदेश, बिहार की मैदानों में जहां वर्षा कम होती है, रेनसेड एरिया ज्यादा है, वहां पर आप देख पाएंगे। यहां पर सागौन, साल, पीपल और नीम के पेड़ों की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। यह वन बहुत बड़े भाग, ये कृषि के कारण, कृषि कार्य में प्रयोग करने के लिए जमीन चाहिए थी, तो बहुत बड़े भाग के वनों को साफ किया गया है और कुछ भागों को पशुचारण के लिए साफ किया गया है। जंगलों में पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से होंगे इन जंगलों में, शेर मिलेगा, है ना, सुअर मिलेगा, हिरण मिलेगा, हाथी मिलेगा, पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए, बिच्छू, है ना, छछूंदर, ये सब कुछ तो मिलते रहते हैं। कटीले वन और झाड़ियां, अब और पानी कम हो जाएगा तो जो पेड़ है उसका पत्ता कांटे में बदल जाएगा, वहां पर कटीले वन आपको मिलने लगेंगे और आमतौर पर उनकी पत्तियां जो है वो छोटी छोटी भी आप देख पाएंगे। जो कांटे वाले वृक्ष होंगे उनकी पत्तियां भी आप छोटी छोटी देख पाएंगे। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां पर होती है वहां पर इस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, इसको कटीले वन और झाड़ियां कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये कैक्टस वगैरह, कटीले वन, झाड़ियां, और इन पेड़ों की आप देखें तो इनकी पत्तियां भी आपको क्या है, छोटी छोटी देखने को मिलेंगी। इस प्रकार की वनस्पति कहां पर मिलेगी, तो आपको उत्तर पश्चिम क्षेत्र में खास तौर से देखने को मिलेगी। गुजरात में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, कुछ पंजाब में देखेंगे, है, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहां पर रेनसेट वर्षा कम है वहां पर देखने को मिलेगी। अधिकता कहां होगी, राजस्थान में। इसमें अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी, इस प्रकार की आपको प्लांट ज्यादा देखने को मिलेंगे और वृक्ष इकट्ठे नहीं मिलेंगे, बिखरे हुए आप देख पाएंगे। इनकी जड़ें, इन पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, क्योंकि पानी कम है, वो पानी की तलाश के चक्कर में जड़ों की गहराई या जड़ें जो है वो चारों तरफ फैल जाती हैं। पत्तियां बहुत छोटी आपको देखने को मिलेंगी ताकि क्या हो, बाष्पीकरण कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं और जानवरों में यहां पर चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़ा और ऊंट, इनको आप वहां पर देख पाएंगे। अगला क्या है, तो अगले हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी आपको अंतर देखने को मिलता है। वनस्पति में जिस प्रकार से अंतर हम उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर आपको पर्वतीय ऊंचाइयों पर देखने को मिलता है। अगर आप देखें यहां पर जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, आप हर एक पेड़ का टाइप अलग अलग देखेंगे। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपको शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले वन होंगे, ओक, चेस्टनट जैसे पेड़ आप देखेंगे। जैसे ही 1500 से 3000 की ऊंचाई हो जाएगी तो यहां पर आपको शंकुधारी वृक्ष देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर, इस प्रकार के आप वृक्ष देख पाएंगे। और खासतौर से कहां मिलेगा, हिमालय के दक्षिण ढलानों पर आप इनको देख पाएंगे। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर हम लोग घूमने जाते हैं, हरिद्वार, देहरादून, है ना, डलहौजी, मणिकर्ण, ये सारे इलाके जो हैं। जैसे ही आप 3000 से और ऊपर 3600 मीटर या उससे अधिक ऊंचे जाते हैं तो शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति लेना स्टार्ट कर देती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च, इन वनों के प्रमुख वृक्ष आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और जैसे ही हम रेखा के पास आते हैं तो ये वन और मतलब वृक्षों के आकार क्या होते हैं, और छोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं, झाड़ियों के रूप में बाद में बदल जाते हैं। अल्पाइन घास के मैदानों में धीरे धीरे क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। और इन घास के मैदानों का उपयोग कौन करता है, जो बक्करवाल होते हैं, गुज्जर और बक्करवाल, ये जातियां क्या करती हैं, वहां से घास से अपने जानवरों को चराने का काम करती हैं। भेड़ बकरियां जो भी पालते हैं वो उनको चराने का काम करते हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग आप देखेंगे, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइसबैक्स, कहीं कहीं पर लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां आप इन क्षेत्रों में ज्यादा देख पाएंगे।
एक है मैंग्रोव वन। तो ये मैंग्रोव कहां मिलेगा? समुद्र के किनारे, मतलब तटीय क्षेत्रों में मिलेगा। और ये मैंग्रोव का पौधा कुछ इस तरीके का होता है कि इसकी जड़ें आप देखें समुद्र में ऐसे डूब जाती हैं और एक बाउंड्री वाल आप देख पा रहे हैं ऐसी बन जाती है धीरे धीरे। बहुत मजबूत होता है, लकड़ी बहुत कठोर होती है, तो तटीय क्षेत्रों में ये बाड़े का काम करता है अगर ये वनस्पति पनप गई है तो। अब देखें ये कहां, खासतौर से तटीय क्षेत्र, समुद्र के किनारे, मतलब नमकीन पानी में। तो तटीवर्ती क्षेत्रों में जहां पर ज्वार भाटा आते हैं वहां पर यह वनस्पति महत्वपूर्ण हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसके में क्या होता है, पौधे की जड़ें धीरे धीरे पानी में डूब जाती हैं। कहां कहां पर मिलेगा? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में यह वनस्पति आपको अधिकांश देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर तो नारियल, तटीय क्षेत्रों में नारियल, ताड़, केवड़ा, वेंगर, इस प्रकार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। इस क्षेत्र में जहां पर ये आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसको हम सुंदरी कहते हैं, सुंदरवन कहते हैं, तो उस क्षेत्र में आपको रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा चूंकि पानी वाला क्षेत्र है तो कछुआ देखेंगे, मगरमच्छ देखेंगे, घड़ियाल देखेंगे और कई प्रकार के सांप, डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे, ये वनस्पति की बात होगी, अब बात होगी हमारी वन्य प्राणी के बारे में, कि वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो एक बात सोचिए कि पेड़ का या पौधों का जानवरों के साथ क्या रिश्ता है। एक बार आप दिमाग लगा के देखिए, इन सबको देखिए, फिर अपन इनका कनेक्शन एक बैठाते हैं तो आप समझेंगे कि हम क्यों इनको साथ में पढ़ रहे हैं। एक बार इनको गौर से देखिए कि शेर का हाथी के साथ, हाथी का हिरन के साथ, या इनका आपस में एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता है। इस चैप्टर में हम क्यों इनको एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि ये हिरन और ये गैंडा बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं घास, तो हिरन क्या करेगा? घास खाएगा। शेर क्या करेगा? हिरन को खाएगा। हाथी क्या करेगा? घास खाएगा। तो अब आप इनका आपस में बैलेंस देख पा रहे हैं। इसी कारण से हमने ये दोनों चीजें पढ़ी हैं, वनस्पति और प्राणी। तो अब ये क्या है, ये जानवर कैसे होंगे? तो जिस प्रकार के जंगल है, बड़े बड़े जंगल है, बड़े बड़े पेड़ वाले जंगल होंगे, तो वहां पर आपको चकने वाले जानवर और बड़े शरीर वाले जानवर, मतलब हाथी, बंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे, गैंडा देखने को मिलेंगे, हिरन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर जब झाड़ियों वाले जंगलों में आते हैं, जैसे हमने टाइप ऑफ वेजिटेशन पर बात करी थी, या टाइप ऑफ फॉरेस्ट पर जब हमने बात, अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखी थी, तो आपने देखा झाड़ियों वाले में जब हम आ रहे हैं तो वहां पर हमको चूहा, खरगोश, लोमड़ी, ये सब देखने को मिले। क्योंकि पेड़ की साइज छोटी है ना, तो वहां पर शिकारी जानवर भी उसी प्रकार का होगा और जिनका शिकार होने वाला है वो भी उसी प्रकार का होगा। तो समझ में आ रही है बात ना, कि प्रकृति ने सब चीजें बहुत सोच समझ के बनाई है, बहुत सही तरीके से प्रकृति ने चीजों को सेट किया है। तो वन्य प्राणी हम चूंकि परिचय में ही जान चुके थे कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी वैरायटी है, लगभग 90,000, जिनमें से 2,1500 से ज्यादा तो आपको केवल बर्ड यानी कि पक्षियों की वैरायटी देखने को मिलेगी, ये जो कि दुनिया के 13% है। और यहां पर आप देखेंगे लगभग 2,546 प्रजातियां मछलियों की देखने को मिलेगी, जो 12% है। मछलियां बहुत सारे लोग ओमेगा 3, ओमेगा 6 ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके लिए मछली के ऑयल, फिश ऑयल के कैप्सूल आते हैं आंख के लिए, मतलब मछली को एक बहुत पौष्टिक भोजन माना जाता है। कोस्टल एरिया में जब आप जाएंगे तो कोस्टल एरिया में हर व्यक्ति मछली खाता है, क्योंकि उनके पास समुद्र से वो मछली पकड़ते हैं और चावल की खेती हो पाती है, तो मछली चावल का चलन आप पूरे कोस्टल एरिया में, जो तटीय क्षेत्र है वहां पर जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, वो सभी लोग मछली को खाते हैं और उनके यहाँ मछली की पूजा भी होती है। मछली को वो लोग अपनी फसल, जैसे आप देखेंगे कोई भी किसान होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो फसल की पूजा जरूर करता है। फसल की पूजा क्यों करता है? क्योंकि उसी से उसकी रोजी रोटी चलनी है। फसल उसके पूजा का मतलब ये नहीं कि वो अगरबत्ती लगा के घुमा रहा है, पूजा का मतलब उसको उस क्रॉप के लिए सम्मान होता है, क्योंकि अगर वो पैदावार अच्छी हुई तो उसका जीवन अच्छा चलेगा उस साल का। ऐसे ही कोस्टल इलाके में लोग मछली पालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं, पालना तो है नहीं, समुद्र से पकड़ते हैं और उसी के दम पर उनका जीवन यापन चलता है। वो भोजन भी है और वो उनके लिए व्यापार भी है। विश्व में आप देखें 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी, इस प्रकार के जानवर भारत में देखने को मिलते हैं। और स्तनधारियों में हाथी सबसे महत्वपूर्ण है, और ये हाथी जो है वो असम, कर्नाटक, केरल के जो उष्ण जंगल है वहां पर देखने को मिलते हैं। एक सींग वाले गेंडे और अन्य जानवर भी इन क्षेत्रों में मिलते हैं। अब ये एक सींग वाला गेंडा जो है वो आपको कहां मिलेगा? पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में आप इसको देख पाएंगे। कच्छ के रण में, थार के मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंटों को आप देख पाएंगे। तो प्रकृति में जहां जैसी चीज है उसी के हिसाब से चीजें बनाई गई है वहां पर, ताकि उनका उपयोग हो सके। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा या बारहसिंगा, छोटा मृग और विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ जानवर आपको भारत के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। और बंदरों की भी कई सारी प्रजातियां आप भारत में पाएंगे।
भारत एक अकेला देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, और दोनों में अंतर आप समझते होंगे। शेर जिसके गले पर बाल रहते हैं, जिसको आप बब्बर शेर कहते हैं, वो शेर, और बाघ जिसके शरीर पर धारियां रहती हैं, वो बाघ कहलाता है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल जो है वो गुजरात के गिर में आप देख पाए कि इनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो प्राकृतिक आवास कहां पर है, गुजरात के गिर जंगलों में। बाघ आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, और जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर, सुंदरबन डेल्टा वहां पर। बिल्ली जाति के सदस्यों में ये बाघ भी आते हैं, शेर भी आते हैं, और उनमें एक तेंदुआ भी आता है जो कि क्या है, शिकारी जानवरों में मुख्य होता है। तेंदुआ, चीता, ये सब एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर जो है वो अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। वो ज्यादा कठोर जलवायु को सहन करते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में आपको याक जानवर पाया जाएगा, जो वहां पर सामान ढोने के लिए, सवारी ढोने के लिए भी काम में आता है। ये गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा होता है, 1 टन इसका वजन आपको देखने को मिलेगा। तिब्बती बारहसिंगा भारल, जिसको आप नीली भेड़ कहते हैं, जंगली भेड़, और कियांग तिब्बती जंगली गधे जो होते हैं, ये भी सब आपको उत्तर के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पर आपको लाल पांडा भी देखने को मिलेगा, लाल पांडा को भी आप देखेंगे। अब पानी में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं, तो पानी में आप देखें कछुआ मिलेगा, मगरमच्छ मिलेगा, घड़ियाल मिलेगा। मगरमच्छ घड़ियाल का परिवार एक है, वैरायटी अलग अलग है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, परिवार एक ही है। घड़ियाल जो है वो मगरमच्छ के परिवार का या मगरमच्छ प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल और केवल भारत में पाया जाता है, दुनिया भर में और कहीं नहीं मिलता। भारत में अनेक रंग के पक्षी आप देखते हैं, मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी जो है वो देश में आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग आर्द्र जंगलों में। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, मतलब जो भी जरूरत है, यानी जो खाने योग्य पौधों के निचय से, उनसे भी हमने क्या है, उनसे ही जो आरक्षित क्षेत्र है खाने योग्य पौधों के, उनसे ही हमने फसलों को चुना है। बहुत से औषधीय पादपों का प्रयोग कर हमने उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों से चुने हैं। जैसे आप देखें बहुत सारे जानवर में से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सबको ही हमने सिर्फ दूध देने के लिए, हमने ये नहीं कहा कि हम शेर का दूध पियेंगे, हमने ये नहीं कहा कि हम लोमड़ी का दूध पियेंगे। तो हमने क्या किया कि जो जानवर जिसके लिए ठीक लगता था उसी में से हमने चुने, और परफेक्ट चीजें हमने चुनी है। जानवर हमें बोझा ढोने में, कृषि कार्य, यातायात के साधन के रूप में मदद करेगा। इनसे मांस और अंडे भी हमें प्राप्त होते। अब देखो हमने क्यों, अब मान लीजिए हमने शेरनी का दूध लगाया, गाय और भैंस नाराज होती है कि दूध नहीं देना है, तो उसने एक लात मार दी और खत्म हो गई कहानी। शेरनी अगर नाराज होगी, एक पंजा मार दिया और 2 दांत दबा दिए, तो फिर खेल खत्म। इसलिए हमने शेरनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, भैया हमें शेरनी का दूध नहीं पीना, हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी का दूध पी लेंगे। कभी नाराज हो गया तो बस 2 मिनट में ही उसने खेल कर दिया, कितना बांधोगे उसके बच्चे ही, आप किसको बांधोगे, शेर को बांधोगे, शेरनी को बांधोगे, उनके बच्चों को बांधोगे। खतरा दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, शाकाहारी और हिंसक हैं। मछली जो है, मछली से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है, तो इसे बहुत पौष्टिक आहार में काउंट करते हैं। और हमने बात भी करी है, कोस्टल एरिया में बड़ी खाई जाती है, लोग बड़ा पसंद करते हैं उनकी, वो लोग तो इसको एक जलीय फसल के रूप में भी देखते हैं इसको। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागकण में मदद करते हैं, जैसे आप मधुमक्खी का उदाहरण ले सकते हैं। और कई सारे कीड़े मकोड़े हानिकारक भी होते हैं, जो अच्छे हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा पादप और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण ही पारिस्थितिक तंत्र क्या है, बिगड़ गया है, इसका बैलेंस गड़बड़ हो गया है। 1300 पादप प्रजातियां संकट में है और 20% प्रजातियां क्या है, विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में है और कुछ क्या है, नष्ट हो गई हैं, मतलब वो विनष्ट हो गई हैं, अब बहुत मुश्किल से मिल पाएंगी। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करना, जानवरों का शिकार करना, जंगलों की कटाई करना, ये सब। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण होता है, जो जंगलों को और जानवरों को दोनों को नुकसान करता है। इसी बीच में विदेशी प्रजातियों का भी प्रवेश हो जाता है। कृषि और निवास के लिए वनों की कटाई, ये सब कुछ क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित करने का कारण बनते हैं। इनसे भी चीजें असंतुलित होती हैं, इनसे भी चीजों को नुकसान पहुंचता है। अपने देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कदम उठाए, जैसे जीव मंडल निश्चय, जिसको आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। कितने हैं देश में, 18 बनाए हैं। इनमें 12 में आप सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नारी खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पचमढ़ी, अचान कमार, अगस्ता मलाई, कंचनजंगा, पन्ना, ये सब आप देख सकते हैं। तो विश्व के जीव मंडलों में इनकी गणना हो जाती है।
1992 में सरकार ने पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई कि भाई हम इनको देंगे। शेर संरक्षण चलाया, गैंडा संरक्षण, हाथी संरक्षण, भैंसा संरक्षण, ताकि पारिस्थितिक तंत्र बैलेंस बना रहे। 103 नेशनल पार्क बनाए, 553 सेंचुरी बनाई, वन अभ्यारण्य बनाए और कई चिड़ियाघर और कई और ऐसी जगह तैयार करी जहां पर हम जानवरों और पेड़ों का संरक्षण कर सके। हम सभी को अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का महत्व समझना चाहिए और उसका दोहन नहीं करना चाहिए। और ये तभी सही हो सकता है जब हम तत्काल इसका दोहन या इसका दुरुपयोग जो कर रहे हैं वो बंद हम कर दें, तो ये चीजें समझ जाएंगे। ये बात थी हमारी वन्य प्राणियों के बारे में। तो इस चैप्टर में हमने प्राणी, वनस्पति सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के सभी वीडियो आप देख सकते हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।